तो बिहार में इलेक्शन में लोग जाते हैं तो ऐसे ऐसे लोग, अब जो चूहा पका के खा रहा है जाति, वो मुख्यमंत्री बन सकता है उसके जात का, जीतन राम मांझी। बिहार की स्थिति का परिस्थिति क्या होने वाला है? देखिए बिहार की स्थिति कांटे का मुकाबला। एक ऐसा चेहरा है प्रशांत किशोर जो कि किसी पपेट है, ही इज पपेट। अच्छा, पपेट देखे हो ना ये। बिहार में शराबबंदी में कितना नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ है। मैं सरकार की इस नीति की आलोचना करता हूँ। बिहार में पॉलिटिक्स बिहार को चेंज नहीं कर सकते थे या फिर समृद्ध नहीं थे। एक वहाँ पे बड़ा अच्छा नाम आया है जो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छा चल रहा है, खान साहब। और बिहार के लिए कभी सोचा है? उन बिहारियों के लिए वो आईना लेकर चल रहा है। मैं आप तमाम दर्शकों से निवेदन करता हूँ, चौहान पॉडकास्ट है, इसको आपको सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक पॉडकास्ट लेकर आया हूं। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो गेस्ट हैं डॉक्टर संतोष कुमार पटेल, जो कि ना कवि हैं बल्कि साहित्यकार भी हैं, और इनका जो सबसे बड़ा योगदान है भोजपुरी लैंग्वेज को लेकर, जो इन्होंने संघर्ष किया, जो इन्होंने एक बीड़ा उठाया है, वो खुद इनकी जुबानी आज सुनने को मिलेगा। आज हम कुछ खास बात करेंगे, आपको लेके चलेंगे इंटरेस्टिंग स्टेट जो है बिहार, जहाँ पे चुनाव भी इस समय चल रहा है। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब। नमस्कार चौहान साहब। डॉक्टर साहब, आप जब राजनीति को जब आप बिहार की चुनाव को देखते हैं तो आलोचक और कवि की नजर में कैसे देखते हैं इसको? हर प्रश्न आपने पूछा है। अगर एक कवि और आलोचक की दृष्टि से पूछा जाए तो बिहार का जो चुनाव है, चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव और पूरे भारत के राजनीति के लिए, लोकतंत्र जी, बिहार पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट जी, जिसको कहते हैं कि राजनीतिक रूप से जागरूक, एक दिशा भी देता है और दशा भी तय करता है राजनीति का। तो एक कवि और आलोचक हूँ, पॉलिटिशियंस तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ सामाजिक चीजों को मैं बड़ी बारीकी से देखता हूँ। तो बिहार में जो चुनाव है वो चुनाव दरअसल एक चुनाव ही नहीं है। जैसे बाबा साहब कहते थे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, तो ये अवसर, समान अवसर प्रदान करने का एक मंच है और प्रतिनिधित्व देने का एक मंच है। और ये मंच लोकतांत्रिक तरीके से उन सब को मिलता है जो सदियों से हाशिए पे खड़े थे, वो मुख्य धारा में लाने का काम लोकतंत्र करता है। और यही भारत के लोकतंत्र की सबसे शानदार पहलू है। कहा जाता है बिहार चाणक्य की धरती भी है। बिहार ज्ञान की भूमि है। अगर आप इसको देखा जाए तो मैं चाणक्य से ज्यादा ये कहूंगा कि बुद्ध को पूरी दुनिया जानती है। चाणक्य को कितना जानते हैं लोग मुझे नहीं पता जी, लेकिन बुद्ध को पूरी दुनिया जानती है। उनको भी इनलाइटमेंट, जिसको ज्ञान कहते हैं जी, वो बिहार की भूमि पे ही मिला, बोध गया। पूरे विश्व का पहला यूनिवर्सिटी को भी ज्ञान, उनका जन्म भी और ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। जन्म लेने के लिए वहाँ गुरु गोविंद सिंह महाराज भी आते, गुरु गोविंद सिंह जो है। और चरवाक, आपको मैं बताऊं कि वहाँ ज्ञान की एक लंबी परंपरा रही। वहाँ आप देखिए विश्वविद्यालय, जहाँ जब दुनिया में विश्वविद्यालय का कंसेप्ट नहीं था, तो आप ये देखिए कि वहाँ नालंदा है, आपको वहाँ पे विक्रमशिला है। किसी समय में जब बृहद बिहार भारत था तो तक्षशिला भी अपना हिस्सा था, जो आजकल पाकिस्तान में चला गया। तो आप देखिए कि शिक्षा के भी केंद्र वहाँ थे। तो ज्ञान की भूमि तो है ही, आप उसको इनकार नहीं कर सकते। वही एक जो बिहार के धरती पे जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था, आर्यभट्ट, मतलब इतने महान हस्ती भी बिहार से आए। फिर आखिर राजनीति का जो तंत्र है वो वहां कैसे बिगड़ा हुआ है? मैं बात करता हूं बिहार की राजनीति के नेतृत्व और जनता की समीक्षाएं के बीच अंतर कहाँ दिखता है? नहीं, बिगड़ा नहीं है, वो सुधर रहा है। बिगड़ा हुआ था, उसको सुधार किया जा रहा है। पहले जो था बिगड़ा हुआ था या हाँ, पहले बिगड़ा था, अब सुधर रहा है। अब सुधर रहा है। ये कैसे तय करेंगे? ये इसलिए कि लोकतंत्र में एक्सक्लूसिवनेस होता है। एक्सक्लूसिवनेस मतलब कि सबकी भागीदारी। लोकतंत्र का मतलब क्या है? आपको पता है, पहली लोकतंत्र की भूमि वैशाली है जी। लिच्छवी राज्य जो था बज्जियों का, बज्जी संघ था जी। तो भगवान बुद्ध ने कैसे लोकतंत्र का जन्मदाता बिहार है समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि बज्जियों, जब तक तुम लोग आपस में बैठ के
किसी बात का निर्णय करोगे तब तक तुम्हारा ये लोकतंत्र चलेगा। और जिस दिन तुम लोग अपने अपने को हो जाओगे और सामूहिक निर्णय लेना बंद कर दोगे, ये विखंडित हो जाएगा राज्य। विखंडित हो जाएगा ये। इस बात को गहरे से समझिए कि बुद्ध ने वहां कैसे कहा था कि सामूहिकता की जो भावना है, कलेक्टिवनेस का भावना है, वो आपको एक कहा गया ना, मुंडे मुंडे मति भिन्ना भिन्ना। तो सब लोग बैठ के एक जगह पे एक निर्णय लेते हैं तो दो बात होती है। अगर हम सब बैठ के यहाँ निर्णय लेंगे तो हम सबका डिसीजन है, अब गलती हो या सही हो, सबका डिसीजन है, सबका सबका डिसीजन डिसीजन था। है, बिल्कुल। अगर आप एक लेते हैं तो वो ऑटोक्रेटिक है, वो तानाशाही है, वो लोकतंत्र नहीं है, वो ऑटोक्रेटिक है, जी। डेमोक्रेटिक नहीं है। जी। तो बिहार में जब चुनाव हुआ 90 के बाद एक पैराडिज्म, पॉलिटिकल पैराडिज्म शिफ्ट कर, पहले देश आजाद हुआ, कुछ लोग आगे थे, वो लोग चुनाव में जीतते रहे, आते रहे, बंदूक गोली और बंदूक के बल पे वहां पे बूथ लूट लिए जाते थे। किसी गांव में एक दबंग आदमी सामंती बैठा हुआ है लाठी लेके, कोई नहीं जाएगा, कोई वोट नहीं गिरता था, सारा बैलेट पेपर एक परिवार के लोग, एक धर्म के लोग और एक जाति के लोग छाप देते। ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ये पिछले कुछ दशक की बात। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब 90 में माननीय लालू प्रसाद जी आए और पूरा पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, तो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ तो जिसके हाथ में ताकत थी उनके अंदर त्राहिमाम हो गया। और जब त्राहिमाम करने लगे तो बोले कि अराजकता हो गई, जंगल राज आ गया, ये लूटपाट हो गया। भाई देखिए, एक बात समझिए चौहान साहब, लालू यादव, बहन मायावती, नीतीश कुमार या समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव हो, ये तमाम जो बहुजन राजनीति और दलित बैकवर्ड के लोग हैं, ये लोग चुनाव में एक जीत के आ जाते हैं। तो ये बड़ी चेंजिंग नहीं है, हॉलिस्टिक चेंज नहीं है, कॉस्मेटिक चेंज है। क्या ये पचा नहीं पाए? नहीं, पचाने की बात नहीं है। आप मान लीजिए आपका चेहरा बदल देते हैं, लेकिन तंत्र तो वही है। तंत्र वही है। तो तंत्र में जो लोग बैठे हैं वो तरह तरह के प्रोपेगेंडा करते, तंत्र में तो वही लोग बैठे हैं। मतलब वो तंत्र मंत्र हो जाता है, वही है, वही आदमी का। केवल मुंह का मुखौटा बदल गया, भाई लालू यादव आ गए, बहन जी आ गए, मायावती आ गई, नीतीश जी आ गए, लेकिन जो तंत्र में बैठा बोला अच्छा लालू आ गया, इसके औकात है हमारे सामने है। अभी हम लोग हैं IAS IPS, हम लोग हैं यहाँ पे सारा नीचे तक है, जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं। जी 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 जी, वो तो वही लोग हैं। ये कौन लोग थे? ये कास्टिज्म थे? कौन लोग थे? ये कास्टिज्म थे, जो सवर्ण लोग हैं, वो सवर्ण लोग थे। इन्होंने एक रणभूमि मंडल आयोग तो 95 के आ जाए, पिछड़ों तो आरक्षण ही मिली है 95 के बाद। पहले थोड़े बहुत एका दुका नौकरी मिल दिखाई देते थे। तो जो वहाँ के बैठे दबंग लोग, सामंती लोग, सवर्ण लोग थे, उनका हर सिस्टम पे अधिकार था। अब उनको लगा ऊपर तो राजा लालू आ गया, नीतीश आ गया, मायावती आ गई, मुलायम आ गया, ये सब कैसे आ सकते हैं? ये तो आउटसाइडर थे, ये राजा रजवाड़ा का काम तो मेरा है। वो लोकतंत्र के नाम पे रजवाड़ा चला रहे थे। तो ये जब आया तो लोगों का अरे हाहाकार मच गया। तो आपकी जो नोएडा की जो वो श्रीलंका है, जहाँ रावण लोग श्रीलंका में राज करते थे, तो वो लंका जो है आपकी नोएडा की पत्रकारिता की लंका, उनमें आग लग गई। उन्होंने कहा कि ना भाई, अब हमको बिहार को बनाना स्टेट बता देना है, यानी कि लालू कैसे राज करे, लालू कैसे राज कर ये राज ही नहीं कर सकता है। इसको हम लोग को घोषित कर देना होगा कि यहाँ अपहरण हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, ये लूट हो रही, फिर होती। भाई आप मुझे बताइए, हर जगह शासन में कहाँ आप उठा के नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट देख लीजिए, कहाँ नहीं क्राइम हो रहा है। तो बिहार का एक प्रोपगेंडा किया गया। आप पत्रकारिता कौन है? बिहार के तो पत्रकार है। नहीं, इनके बीच में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। अगर आप कोई मुखिया बना है हमारा, चलिए लालू यादव मान लेते हैं, जात कास्टिज्म में आ गया, तो जो वहां तड़पना था, जो क्राइम था, क्या वो रोकने के में सक्षम नहीं हुए? क्या उस समय मारकाट या नरसंहार को रोकने में वो सक्षमता नहीं दिखा पाए? उसके पीछे जो सवर्ण है या कोई भी कास्टिज्म है, वो उनको नहीं रोक पाए अपने ऊपर लेवल के चेयर पे बैठने के बाद। या फिर उनके हाथ में सबसे बड़ा लाठी था, जिसकी भैंस उसकी लाठी। देखिए, इसको बहुत सिंप्लीफाई करके समझिए, बहुत साधारण तरीके से। अभी मैंने आपको बोला कॉस्मेटिक चेंज, हॉलिस्टिक चेंज। कॉस्मेटिक चेंज मतलब खाली चेहरा बदल गया, मशीन तो वही है, इम्प्लीमेंट करने वाले वही है, व्यवस्था को
लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने वाले वही हैं। लोगों तक फायदा पहुंचे, एक्सटेंड हो बेनिफिट सरकारी योजनाओं का, वही लोग। वही तो। अगर वो नहीं लाइव करेंगे तो गरीब आदमी तक जाएगा नहीं। बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए पॉलिटिक्स में जब लोगों को लगा कि अरे लालू यादव आ जाएगा तो अब हमारी तो संख्या कम हो जाएगी, ये सारे नीचे के लोगों को बुला लेगा, वो भैंस चराने वालों, वो शुगर चलाने वालों, वो बैल चराने वाले, वो गाय चराने वाले, अब उनको बुलाएगा, बोलेगा राजनीति ये करेंगे। तो एक जो डर हो गया ना लोगों के अंदर कि अरे संख्या बल भी कहीं में है, अब तो जाति जनगणना हो गई। तो बिहार में आप देख लीजिए जो जनसंख्या है सवर्णों की, वो 9 से 10% रहेगी। वो तो पलायन, बिल्कुल पलायन कुछ नहीं है, सब पलायन वाली बात, बिल्कुल ये सब बनावटी बातें हैं। अच्छा, वहाँ जो जनसंख्या है, जो ग्राउंड है, जो अभी मान लीजिए अब तो नीतीश कुमार ही है, बीजेपी सपोर्ट कर रही है, कभी बीजेपी ने ही केस करवाया था जी। तो आज जो है जाति जनगणना वहाँ स्पष्ट हो गई है। तो आप लोकतंत्र में एक बड़ी संख्या जिसको बहुसंख्यक कहते हैं, उसका तो आप अगर भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे तो बहुत दिनों तक नहीं चीजें जो है ना रोक पाओगे। एक मैच्योरिटी ग्रोथ बढ़ता हुआ भारत, एक पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, एक सामाजिक झंझावात हुआ, एक राजनीतिक झंझावात हुआ, और एक से मंडल आयोग का लागू होना, पिछड़े दलित वंचित समाज के लोग चुनाव के अंदर आने लगे और जीत के भी आने लगे। तो ये जो एकदम अचानक से जो भीड़ हुआ, अचानक से जो नरसंहार होना शुरू हो गया, तो इस कंडीशन में क्या उनको लगने लगा कि नहीं भाई अब इनको जो है हमने जिस कास्टिज्म ने ये व्यू रचना रचा और नुकसान तो उन्हीं को होने लग गया, नरसंहार शुरू हो गया, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन होने लग गया, उनके साथ बहुत सारी चीजें, तभी तो जंगल राज कहने को मजबूर हो गए सब लोग। इसमें क्या कहते हैं आप? ये जंगल राज एक मीडिया का गढ़ा हुआ शब्द है और कुछ लोगों के सुविधा के लिए ये शब्द, अगर संतोष पटेल अगर कहीं मुख्यमंत्री बन जाता है तो चौहान साहब को लगेगा ये कैसे आ गया, अच्छा ये तो इस लायक था ही नहीं, ये कास्टिज्म, ये तो हमारा तो सीधी बात है जी। आप बोल रहे हो कि भाई कास्टिज्म में नरसंहार हुआ, नरसंहार भी हुआ, अब तो नहीं हुआ। नरसंहार क्यों हुआ उसके जेनेसिस समझना चाहिए जी। अब आपके खेत में मैं पूरा दिन काम करूं, आप 1 किलो अनाज दोगे जी, कितना दिन तक दोगे? तो आप कितना दिन तक मैं काम करूं? अभी आपने एक शब्द बोला पलायन जी, 2 किलो अनाज दोगे, जो बोलने गया जगदीश मास्टर उसको आपकी हत्या करवा दी, जो वहां पे आपको बोलने गया जेएनयू की पति पत्नी गए थे वहां पढ़ाने, आप सरकार ने स्कूल खोला, उसमें आप गाय भैंस बांध देते हो, लकड़ी रखवा देते हो, अनाज रखवा देते हो, कौन लोग हैं वो? बिल्कुल। तो जो नरसंहार आप देख रहे हैं ना वो रिटेलिएशन है, मैं उसको नरसंहार नहीं कहता हूँ। रिटेलिएशन है क्या है कि आपने जुल्म किया है, हमने उसका प्रतिवाद किया, तो नेचुरली है, आप ताकत है आपके पास, हमारे पास तो लाठी है, आपके पास बंदूक है, आपने गोली चलाई। जिस दिन हमारे पास बंदूक आया हमने बंदूक चलाया। क्या बात है। क्या आज की राजनीति में और विचारधारा पीछे छूट गई है या केवल चेतना या चुनावी राजनीति बन के रह गई है? कभी भी है, बड़े अच्छे से इसको कवियों में रो सकते हैं आप। अभी जो चुनाव है, जो हमारे केंद्र स्तर पे चुनाव हो रहा है, वो बहुत प्लान्ड वे में हो रहा है, उसके पीछे बहुत दिमाग लगाया जा रहा है। इसको अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं टोटलिटेरियन, अधिनायकवाद। उसमें एक अधिनायक को खड़ा किया जाता है और उस अधिनायक के गुणगान के लिए विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, विश्वविद्यालय के वीसी, चमचे बने रहते हैं। वैसे ही उस अधिनायक के गुणगान के लिए उनके पास एजेंसियां होती हैं, जो उसके खिलाफ बोलेगा वो एजेंसियां उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और एजेंसी हजारों कार्रवाई करती है और उसका जो है अगर चार्जशीट देखोगे तो उंगली पे गिनती में है, लेकिन चूंकि अधिनायक को बचाना है तो वो इस तरह की चीजें की जाती हैं। दूसरा, मीडिया को पकड़ रखा है। अब आपके जैसा मीडिया है जो कि चीजों को साफ साफ दिखाता है, लेकिन जो पंपिंग कॉर्पोरेट की मीडिया है, जहां से सरकार को बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट मिल रही है, वो सरकार के ही झाल बजाने में लगे हैं। तो अधिनायक क्या करता है, अपनी झाल भी बजवाता है, वो तरह तरह का ड्रेस बदलता है, वो रूप रंग बदलता है, वो मायावी रंग में आ जाता है, और मायावी रंग में आके लोगों को, जैसे भगवान श्री राम के सामने सोने का हिरण बन के आता था, वो
तो सीता जी को आई इल्यूजन हो गया, ऑप्टिकल इल्यूजन, और वो कहीं कि वही चाहिए, और बाद में क्या हुआ पूरा रामायण घटित हो गया। वैसे ही ये अधिनायक रावण के तरह मायावी रूप ले लेता है और तरह तरह से लोगों को प्रलोभन देता है और अपना इमेज बिल्डिंग करता है। एक बड़ा अच्छा मतलब एक कविताओं के तौर पे अगर सुने तो बड़ा मनगढ़ंत कहानी बन के और प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। ये एक तरह से कहा जाए तो ये प्रोपेगेंडा देखिए, अधिनायकवाद में, टोटलिटेरियन में प्रोपेगेंडा ही प्रमुख है। वो प्रोपेगेंडा के लिए उन्होंने कई तरह के लोग रखे, मैंने आपको बता दिया। मीडिया है, एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है, अखबार है, पेपर है, साथ में विश्वविद्यालय है, थिंकर्स हैं। एक से एक किसी ने आके कह दिया नोट बंद कर दो राजा जी, तो राजा जी ने नोट बंद कर दिया। राजा जी ये हटा दो, तो वो हटा दिया। अब बताइए 370 हटिए गया तो किसको फायदा हो गया? आपको हो गया है? अभी तक तो नहीं हुआ है। हटा है तो चौहान साहब को क्या मिल गया है? क्या आप बताओ ना मुझे। नहीं, ठीक है, वो उन्होंने अपनी मैं आपसे पूछ रहा, आपको और आपके बच्चे को उससे क्या मिल गया? अभी नहीं मिला, शायद किसी को मिला सामने। शायद की बात नहीं है। हाँ। आपको क्या मिली? खुशी मिली। क्या मिली? खुशी मिली। 370 हो खत्म हो गया तो आपको क्या मिली? खुशी मिली। राम मंदिर बन गया तो आपको क्या मिली? खुशी मिली। हाँ, अब इसी खुशी में आप रहिए। डॉक्टर साहब, बिहार जैसे राज्य की अगर सामाजिक और राजनीतिक जटिलताओं की अगर जो है पर साहित्य का जिम्मेदारी अगर बनती है, तो क्या चुनाव माहौल में कविता या साहित्य लोगों जैसे रचनात्मक का बन सकता है? क्या कर सकता है? ये बस अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं जवाब दूंगा नाम है। ये राजनीतिक जो है ना, इतने राजनीतिक लोग ना तो सॉफ्ट होते हैं जो कविता को पचा पाए। कविता के एक बोल जो है, एक वो लड़की है गीत गा देती है 4 लाइन जी, तो लोग पागल हो जाते हैं। वो एक लड़की है, कोई उनका नाम भूल, कौन, राठौर है, चल रही है नहीं कोई राठौर है। अब भोजपुरी में गा देती है, बिहार में काबा, यूपी में काबा, हाँ तो हम तो भोजपुरी के ही हैं। अब जैसे वो गा देती है तो कई लोग तिलमिला जाते हैं। जी जी, तो जो जिस पार्टी के खिलाफ वो गाती है उस पार्टी के 20-25 आदमी निकलते हैं, मोबाइल पे ट्रोल करते हैं। उनका जो आईटी सेल है वो ट्रोल करता है। वो तब नहीं देखता है कि किसी के माँ को गाली दी जा रही है, तब नहीं देखता। कैरेक्टर असैसिनेशन, उसका चरित्र हनन करते हैं, उसको जो बद्दी गालियां देते हैं वो लोग जो अपने आप को बहुत सभ्य कहते हैं। सब है। तो देखो, साहित्य का तो वहां जगह कम ही लगता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने साहित्य के माध्यम से लिखते हैं और ये बात कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाती है। जनता के वो तब नेताओं को परेशानी होने लगती है। आप समझ रहे हैं ना? लेकिन पहले होता था कि भाई देखो, दिनकर को जवाहरलाल नेहरू कितना मानते थे, हाँ, उनको जगह दिया। अब धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। अब राजनीति में बहुत कमी है। जैसे अभी अभी मैंने देखा था, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक वहां की तमिल राइटर को राज्यसभा में भेजा है। पहले ये परंपरा थी, थोड़ा बहुत मुलायम सिंह भी एक आध लोग को भेजे हैं, लेकिन अब ये परंपरा धीरे धीरे टूट रही है। साहित्यकारों को, रचनाकारों को, जबकि राजनीति की समझ है, राजनीति में एक बात बोलते हैं उसकी इज्जत होती है, लेकिन आजकल साहित्य से हट के गाली देने वालों का ज्यादा महत्व हो गया है। ये जो है ना, ये जो जितना तगड़ा गाली देगा, हाँ, वो उसको उतना ज्यादा उतना बड़ा उसका राजनीतिक होगा, उतना ज्यादा राजनीतिकरण हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि अभी जो समय चल रहा है कि फलाने ने फलाने के माँ को गाली दी और ढेकाने ने ढेकाने के माँ को गाली दी, और राजनीति भी उसी गाली के केंद्र बिंदु में आता है। अच्छा, डॉक्टर साहब, एक बड़ा अच्छा सवाल है कि युवाओं की भूमिका बिहार चुनाव में कितनी अहम रहने वाली है, और इसी दौरान मीडिया भी आ जाती है, मीडिया भी अपनी भूमिका निभाती है। ये जो 2 भूमिकाएं हैं बिहार में इस चुनाव में क्या रहने वाली है? ये तो दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। मीडिया एक मिजाज बनाता है। आज मीडिया जो है लोगों का एक पॉलिटिकल मिजाज क्रिएट करता है, वो तैयार करता है आपको मानसिक रूप से। लेकिन अभी जो अधिनायकवाद में जो मीडिया है वो एक तरफा मीडिया, वो एक तरह से लोगों के मन मिजाज को बना रहा है। लेकिन आज का युवा पीढ़ी बड़ा होशियार है। आप देख ही रहे हैं, नेपाल में JNJ हो गया और ऐसे ही है। तो
कई सारे एज ग्रुप के हिसाब से बन गया है। जी तो जो युवाएं हैं बिहार के भी युवा हैं, जी वो इस राजनीति में अहम भूमिका तय करने वाले हैं। हाँ, ये बात सच है। मुझे ये लगता है हम्म, कि तय करना भी चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो युवा हैं वो हमारे देश के कर्णधार, हमारे देश के भविष्य है। जी और हमारे जो भी राजनीतिज्ञ हैं, जो भी है, मैं कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जी सबसे पहले हमारे युवाओं की जो समस्या है समस्या है। उसको रिएड्रेस करना चाहिए। जी उनको नौकरी, जी बेरोजगारी से दूर करना, उनको नौकरी प्रदान करना, शिक्षा के अच्छे स्रोत पैदा करना, संसाधन प्रदान करना। अपने स्टेट में जैसे मैं बिहार की बात करूं तो वहाँ और अच्छा विश्वविद्यालय बने और भी सारे विश्वविद्यालय बाहर के भी आए, मेडिकल कॉलेजेस में। और अभी नीतीश कुमार ने अच्छे मेडिकल कॉलेज खोले हैं, लेकिन उसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज में और बढ़ोतरी होनी चाहिए, और बढ़ोतरी के साथ क्वालिटी जो आज के वक्त के साथ कम्पीट। नहीं, तो इस बीच में एक बड़ा मतलब अहम सवाल बीच में मैं आपको टोक रहा, माफी चाहता हूँ कि जब दो पार्टियां वहां पे बिहार जो राज करती है, जदयू या जनता दल, इन दोनों पार्टियों की तरफ ज्यादा रहता है, बाकी तो सारे सहयोगी दल जाते हैं वहां के, भाई मेरी सरकार बने। लेकिन इन्हीं के बीच में एक प्रशांत किशोर जी आते हैं, जो डिजिटल के माफिया भी बोले जाते हैं, बाहर से पढ़ के भी आते हैं, और वो कहते हैं जी कि मैंने रोजगार देना शुरू कर दिया है। वो कैसा रोजगार है? डिजिटल रोजगार है, स्किल रोजगार है, कैसा रोजगार है? अभी पूरे बिहार में चर्चा में है कि जो प्रशांत किशोर जो रोजगार दे सकते हैं, शायद दोनों सरकार खेल रही है। इसमें क्या कहते हैं आप? नहीं, पहले तो एक बात आप ठीक कर लीजिए कि वो कहीं बाहर से पढ़ के नहीं आए, और उनकी शिक्षा दीक्षा इतनी भी ज्यादा नहीं है। और आप अगर उनके बारे में बातचीत करते तो उनके बारे में आपको जानकारी ले लेनी चाहिए कि वो कहाँ से पढ़े, वो क्या है। और कहीं वो यूएन में काम भी नहीं किया, ना कोई रिपोर्ट वो मोदी जी को दी। ये सब प्रोपेगेंडा है, विशुद्ध प्रोपेगेंडा। ठीक है। दूसरी चीज कि उन्होंने जरूर अपनी कई कंपनियों के माध्यम से उन्होंने पॉलिटिकली एक एक्सटेंड किया है सपोर्ट, रणनीतिकार के रूप में। ये इसमें मैं इनकार नहीं कर। लेकिन अब रही बात डिजिटल में, भाई आप एक चीज है, आपने एक धंधा खोला है, आपने ये पॉडकास्ट खोले हैं, तो इसमें 10 सहयोगी की जरूरत हुई। बिल्कुल। लेकिन ये पॉडकास्ट जो है वो 3-4 लोगों को तो काम दे ही देगा ना। तो ऐसे ही उन्होंने 10 जगह के काम उठाए हैं, कहीं पश्चिम बंगाल के, कभी आंध्र के, तेलंगाना के, या कभी दिल्ली के, या मान लीजिए सेंट्रल का। उनमें लोगों की तो जरूरत होगी ना। जी। आप ये बताइए, तो चुनाव हर साल हो रहा है क्या? तो क्या वो परमानेंट रोजगार है? तो ये फिर ये भी झूठ है। तो ये एक प्रोपेगेंडा वहां पे बड़ा है। आप बताइए ना जी, आप मान लीजिए आपको एक असाइनमेंट मिल जाए सर, सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है जी, आपको एक असाइनमेंट मिल जाए जी कि भाई आपको ना यहाँ पूरे चुनाव हिसाब किताब कर लेना है। आप कितना बजट रोजगार दे दोगे? ज्यादा से ज्यादा जितने दिन का चुनाव है, बस जितना आपके जितना प्रोजेक्ट फिर तो चुनाव की, तो उसके बाद फिर प्रशांत किशोर जी अपने घर लेके जाएंगे उनको। आप मुझे बताएं, आप मैं देखिए आप की बात करूं तो आप बोलेंगे नहीं सर आप गलत। नहीं, अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया बात है। किशोर वो ठीक है, उनके अंदर अच्छी बात है, वो बात करते हैं, लेकिन वो जिसके ऊपर आरोप लगाते हैं गलत आरोप भी लगाते हैं। अब जैसे मैं कोई पार्टी से लेना देना नहीं, अब जैसे डॉक्टर संजय जायसवाल बेतिया के मेंबर पार्लियामेंट, उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगा दिया जो कि सरासर गलत है। उन्होंने नोटिस थमा दिया, अब नोटिस पे जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे देखिए, आप किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करें जी, यही आरोप प्रत्यारोप पे अन्ना यहाँ आए, आंदोलन किए, केजरीवाल साहब बने, और आपके ये पूरे बुराड़ी इलाके से लोग 15 साल से जीत रहे हैं, लेकिन पूरा पिटा हुआ और वही जीत रहे हैं। ठीक है, वही जीत रहे हैं। अब रोड जाके देख लीजिए, दिखाइए रोड, 41 फीट वाला रोड से आ रहा हूँ, इतना गंद पड़ा हुआ है पूरा सर, पूरा जो है। तो आप ये देखिए, ये जो प्रोपेगेंडा होता है, ये प्रोपेगेंडा इसलिए होता है कि रिसोर्सेज, संसाधन पे एक जाति के, एक वर्ग के लोग कब्जा करके बैठे। अच्छा, तो अब ये एक ऐसा चेहरा है प्रशांत किशोर जो कि किसी पपेट है, ही इज पपेट। अच्छा, पपेट देखे हो ना, ये जैसे पीछे से उंगली जैसे ऐसे हिलाते हैं, कठपुतली, तो वो कठपुतली वो कहीं और से संचालित हो रहा है। अच्छा, आपको पता चल जाएगा।
लेकिन ये चुनाव में तो बड़ा भारी दिख रहा है, जन सैलाब उनके जो दिखते हैं लोग जन के शिक्षित आदमी पीछे 10 साल से तो जन सैलाब ये क्या कहते थे, राहुल गांधी के भी भीड़ में था। हाँ, उनके भी रैली चल रही थी, पैदल यात्रा में करोड़ों लाखों लोग चल रहे थे। हाँ, राहुल गांधी तो वोट में तब्दील हो गया। नहीं, राहुल गांधी पे तो ठीक है, 10 साल लगा ना वोट तब्दील करने में। आप बताइए मुझे, जी। उनके खिलाफ इतने प्रोपेगेंडा के बाद उनको वोट में लाने के लिए उनको 100 वोट मिला, नहीं तो ठीक है, 10 साल लगे, जी जी जी, 12 साल 20 साल लगा। नहीं तो उनके पीछे राजनीति भी है सर, कि अगर आपको भारत जोड़ रहे हैं, आप भारत जोड़ रहे हैं, तो आपको तोड़ने की जरूरत क्या थी? देखिए तोड़ने की जरूरत नहीं, तोड़ा आपने तो जोड़ रहे हैं। तोड़ने और जोड़ने वाला कहीं तोड़ा कुछ नहीं है, भारत में फिर जोड़ रहे हैं। ये तोड़ने वाली बात वो लोग कहते हैं जिनको ये दिखाना है कि मुझे राष्ट्रवाद है। अच्छा। उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, जी। उनको भारत पाकिस्तान का मैच खराब लगता है जी, जब जी। सत्ता में नहीं सत्ता में रहते। नहीं। और जब सत्ता में आते हैं तो कहते हैं कि तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। अच्छा, हमने पाकिस्तान से झगड़ा किया था, क्रिकेट में थोड़े किया था, तो ये वो लोग बात करते हैं। वो तोड़ने उड़ने वाला बात, ये लोग कहाँ टूट गया भारत जी? और भारत ने तोड़ा है। भारत को अगर पाकिस्तान ज्यादा बोला तो राहुल गांधी के जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने बांग्लादेश एक नया देश बना दिया। वो तोड़ा है, वो तोड़ा है कैसे? जो उसके खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ बोला है, उसके देश को तोड़ा, उसके न कि भारत को तोड़ा, भारत को छीन, जोड़ा, भारत को जोड़ा, और आज भी जोड़ रहे हैं, और आज भी जोड़ रहे हैं। मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, आप भी चलाइए, मोहब्बत की दुकान तो चलनी चाहिए। इस पे आएंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक व्यक्तिगत सवाल है आपसे, बड़ा मतलब रहा व्यक्तिगत है। आप एक आलोचक के रूप में नेताओं के शासन और शैली को कैसे देखते हैं? क्या इसमें भी कविता का वह अंश नजर आता है? देखिए कविता वहीं से निकलती है, राजनीति से। राजनीतिक के विद्रूपता से ही कविता जन्म लेती है। इफ यू हैव नो पॉलिटिकल टेम्पर यू कैन नॉट राइट पोएट्री। क्या इसका मतलब इसका मतलब ये है कि अगर राजनीतिक रूप से आप कॉन्शियस नहीं है, देखिए आप लोकतांत्रिक देश में हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी आना चाहिए सर। मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। कवि का काम क्या है? जी। एक अंधेरे में दिया जलाना। कवि का काम है उनकी आवाज बनना, जिनकी आवाज सदियों से दबा दी गई। कवि का काम है उनके लिए वकालत करना जिनके लिए कोई वकील नहीं है। राइटर का काम है उन समस्याओं को सरकार के सामने लाना जिससे सरकार अनभिज्ञ है। पोएट और राइटर मूल रूप से विपक्ष होते हैं और उनका काम ही है, विपक्ष का काम है एक सकारात्मक काम करके सरकार को अवेयर करना, जगाना। वही काम कवि और साहित्यकार का है। इसीलिए कहा गया कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। क्या बिहार के चुनाव में महाकाव्य की तरह देखा जा सकता है क्या, जिसमें जो है अपना बड़ा अच्छा जनता नायक हो सकता है महाकाव्य की अगर देखें तो? अरे एक तरह से आप देखा जाए तो बिहार का चुनाव महाकाव्य ही है। उसमें कई तरह के कैरेक्टर हैं, आप उसको समझ लीजिए वो पॉलिटिकल महाभारत है। पॉलिटिकल महाभारत। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा मतलब अजीब सा, जब भारत में तमिलनाडु में चुनाव होता है और जगह पे भी चुनाव, राजस्थान में भी चुनाव होता है, लेकिन उसको लोग अलग एंगल से देखते हैं। यूपी और बिहार में जब चुनाव होता है तो सबकी नजरें बिहार पे रहती है। ऐसा क्या खास है? कुछ आप वहां का ऐसा टिप्स बताइए जो वहां पे क्या जो पैतृक चल रहा है और आज की चल रहा है, दोनों में अंतर लेके आखिर बिहार पे नजरें क्यों रहती है? आज एक मद्रासी से भी बात करेंगे तो भी बिहार पे नजर रखता है कि भाई बिहार में चुनाव। कारण ये है कि जब एक बार लालू यादव जी आ गए जी, अगला बात सारी टीवी चैनल ने कहा कि इस बार हार जाएगा और जीतने लगे। तो लोगों ने कहा कि यार बैलेट पेपर से, वो तो बैलेट बॉक्स से तो जीत निकल रहा है जी। आप इस घटना को क्या कहते हैं? मैं इस घटना को कहता हूँ कि जिन्होंने सदियों से वोट नहीं डाला, जिनके वोट को भी वोट डालने से वंचित कर दिया गया था, उसको लालू यादव ने वोट देने की ताकत दे दी। ताकत दिया तो ताकत दिया तो वोट वो गिरा और लालू यादव आए। मेरी बात समझिए, यानी कि लालू यादव ने उस समाज को पॉलिटिकली जागरूक किया, कॉन्शियस किया। ये दुनिया देख रही है,
कि कैसे राजनीति हो रहा है वहाँ, लोकतंत्र में कैसे लोग भागीदारी कर रहे हैं। आप दिल्ली में हैं, सारी बातें लोग कर ले, क्या यहाँ दारू नहीं बांटते? नहीं, वो ठीक है। मैं जो सवाल कर रहा हूँ, दारू नहीं बढ़ती है, वैसा नहीं बढ़ता है। जेल भी, हाँ? जेल भी, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन बिहार, जब बिहार की ओर इलेक्शन में लोग जाते हैं, तो बिहार में इलेक्शन में लोग जाते हैं तो ऐसे ऐसे लोग, अब जो चूहा पका के खा रहा है जाति, वो मुख्यमंत्री बन सकता है उसके जात का, जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी, मैं समझ गया आपका सर, जीतन राम मांझी। उस नायक को देखो जो कि एक ऐसे समाज, जिस समाज से एक ऐसा माउंटेन मैन आता है जिसको कहते हैं दशरथ मांझी, अकेले ही पूरा पहाड़ तोड़ देता है और रास्ता बना देता है। प्रेम का इतना बड़ा प्रेमी शायद दुनिया में कोई होगा जो अपनी पत्नी फगुनी के प्रेम में पूरा पहाड़ी तोड़ दिया पूरा पहाड़, और रास्ता बना दिया। और वो रास्ता अपने बीवी के लिए नहीं, वो रास्ता सबके लिए, यानी कि वो रास्ता व्यष्टि से निकल के, और एक कवि की दृष्टि में वो व्यष्टि का प्रेम नहीं है, वो समष्टि का प्रेम है। इसलिए बिहार देखा जाता है। वहां दशरथ मांझी आप सबको प्रेम का वो पाठ बताता है कि गरीबी आपके प्रेम को तोड़ नहीं सकती, वंचित रख दोगे लेकिन मौका मिलेगा तो हम साबित कर देंगे कि मेरे पास भी उतना ही टैलेंट है जितना। अच्छा, एक बात मानते हैं ना आप, जैसे ठीक है लालू यादव ने वो शक्ति दिखाई, सबको वोटर दिए, लेकिन वो बैलेट वोट भी उन्हीं के राज में लूटे गए। नहीं, कांग्रेस के राज में बिल्कुल, कांग्रेस के राज में स्टार्टिंग, अब तो स्टार्टिंग कांग्रेस के बाद से जब ईवीएम हुआ तो आपको तो पता ही होगा। हाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक लूट, ये इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन शुरुआत यहाँ से हुआ, डकैत अब डकैत डिजिटल हो गए। पहले बंदूक लेके आते थे, अब आते साल गायब कर देते हैं। आपको तो पता ही है कि अब वोट चोरी जैसे टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, जो आ रहे हैं, SIR हो रहा था, क्यों विरोध हो रहा है, तो कैसे न कैसे करना था। हाँ, तो अब पहले डकैती होती थी प्रत्यक्ष रूप से, अब डकैती होते डाटा से। आप घर बैठे रहिए। डाटा डकैती होता ही ना, बिहार भी बदला है और देश भी बदला है, बदल ही रहा है। बदल गया। ऐसा नहीं है कि लालू यादव के आने के बाद, देखिए लालू यादव ने जितना रिसोर्सेज तक काम किया, लेकिन बाद में चल के नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर बहुत काम किए, अकेले भी किया, बीजेपी के साथ मिल के भी किया, लालू जी के साथ मिल के भी किया। उनके बेटे भी आए, वो भी काम किए, नौकरी भी दिया उन्होंने मिल के, ऐसी बात नहीं है। तो काम बिहार के लिए सब लोग कर रहे हैं। अब पार्टियां अपने अपनी लगी हुई हैं, अब जनता भी बड़ी बारीकी से बात कर रही है। लेकिन मैं भी अभी हाल में बिहार से घूम के आया, इतना कुछ करने के बाद बिहार में मेट्रो ट्रेन आ गया, बिहार में हवाई अड्डा बन गया, बिहार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए, पर्यटन के रास्ते बन गए, IIM, एम्स, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, सब कुछ खुल गया, रोड भी इतना बढ़िया, बिजली 24 बावजूद इसके जो है नीतीश जी की हालत बहुत अच्छी नहीं। मैं इसी पे आता हूँ, यही सवाल मेरा अभी आने वाला था, बिहार की स्थिति का परिस्थिति क्या होने वाला है? देखिए बिहार की स्थिति कांटे का मुकाबला, बिल्कुल कांटे का मुकाबला। किसने बर्बाद किया? गैमलर कौन है? गैमलर गैमलर कोई तो गैमलर होगा इसमें। अभी गैमलर इसलिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बिहार में जो चुनाव है 2 ध्रुवीय चुनाव है। एक ध्रुव जो है वो बीजेपी गठबंधन NDA का है और एक महागठबंधन। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये प्रशांत किशोर आ जाएंगे या शिवपाल लांडे आ जाएंगे या ये कुछ और NGOs आ जाएंगी, तो ये लोग, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आएगा बीजेपी की सत्ता तो वो भी थोड़े से वोट से आगे बढ़ के आएंगी। अगर RJD की और कांग्रेस की भी सरकार आएगी मिली जुली वामपंथी अपनी, तो भी थोड़ी मार्क्स। वैसे थोड़ा सा आपका ओपिनियन अगर हो तो किसको ताज, मतलब भविष्यवाणी अगर आप करते हैं तो ताज। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन जो लोगों का मन मिजाज देख रहा हूँ उसमें मुझे लग रहा है कि महागठबंधन थोड़ा सा अभी लीड दिया आने वाले समय में, मतलब ताजपोशी अगर हो, स्टेशन कॉम्बिनेशन जी बांटा जाएगा। हाँ, फिर जो क्रिएट होंगी वो सब चीजें चलेंगी, तो
उसके तो अभी कहना जी 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 तो यही है कि जल्दीबाजी होगा। जी जी लेकिन जो अभी हम्म। हवा में तैर रहा है तो उसमें थोड़ा सा मार्जिन आगे लेके बढ़ रहे हैं महागठबंधन। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर साहब, चुनाव आया, ठीक चुनाव के बीच में जो लोग पलायन किए थे या जो लोग जमीन को अपने छोड़ के गए थे, उस जमीन का बिहार में पूरे जमीन में सर्वे किया गया, सर्वे कराया गया। तो इसको क्या टैक्स के रूप में देख रहे हैं आप, या रियल में ये ग्राउंड पे काम हो रहा है कि सर्वे वाकई जमीन का सर्वे करके उन लोगों को दिया जा रहा है जो उसके हकदार है? इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बड़ा मामला जो है इस समय, और ठीक उसी समय चल रहा है जब बिहार में चुनाव है, प्रशासन कहीं और बिजी है और फिर भी सर्वे चल रहा है। क्या उम्मीद लगा था? ऐसा है, लालू यादव ने एक गरीबदास कमेटी बनाई थी, कमेटी नीतीश जी ने भंग कर दिया। वो भंग नहीं होना चाहिए, वो जमीन के ऊपर ही था। लेकिन फिर भी बिहार में आपको जानकारी दे दूं, कई लोगों के दिमाग में कुछ को नहीं पता होगा, बिहार डिजिटली बहुत साउंड स्टेट है। डिजिटली बहुत साउंड डिजिटली बहुत साउंड स्टेट है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बिहार में जो आपके दिल्ली में, मैं आपको बता देता हूँ, कई ऑफिसेज में अभी उतना उस तरह का ऑनलाइन नहीं है जितना बिहार में ऑनलाइन है। अगर आप अभी प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कीजिएगा 7 दिन में मिल जाएगा, और जल्दी चाहिए तो 2 दिन में मिल जाएगा। ये उपलब्धि कब है? ये कब है? चुनाव के टाइम पे है या पहले से है? बिहार को भारत में मोस्ट डेवलप्ड डिजिटली स्टेट का अवार्ड भी मिला इस समय। हाँ, इस समय नहीं, 2-4 साल पहले। अगर फिर इसी बीच में मैं अगर ये कहूं कि बिहार अगर इतना ज्यादा राइजिंग है, जो राइजिंग कैपेबिलिटी बढ़ रहा है, और जैसा आपने बोला कॉलेज भी है, बहुत सारी चीजें हैं, फिर इंडस्ट्री को जाने में क्या दिक्कत है? फिर इंडस्ट्री को वहां से पलायन क्या हो रहा है? कई सवाल ऐसे हैं डॉक्टर साहब जो जहन में है। क्या आपका स्टेट एक दिन आईपी सप्लाई करने वाला था और आज लेबर स्टेट बन के रह चुका है? उसके जिम्मेदार कौन? देखिए, लेबर स्टेट जैसे टर्मिनोलॉजी जो है ना, ये सब किसी स्टेट के लोगों के प्रति घृणा का भाव दिखाता है। पंजाब में सबसे ज्यादा पैसा है जी, तो लोग क्यों कनाडा में जाके भी जाते हैं टॉयलेट साफ करने? नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन बिहार सबसे टॉप है ना सर, आईपीएस देने वाला। मेरी बात तो सुन लीजिए ना, आपने कहा तो सुन तो लीजिए। सबसे एफ्लुएंट स्टेट गुजरात है, उसको क्या जरूरत है कनाडा जाने का? वहाँ के लोगों को क्या जरूरत है अब ब्रिटेन यूके जाने का? मैं पहले ध्यान से सुन लीजिए बात। उनको अमेरिका जाने की क्या जरूरत है जब अपने घर में है और वो खरबों कमा रहे हैं, तो उनको अमेरिका जाने की क्या जरूरत है? आप बताइए मुझे। हो सकता है उनको दुनिया और देखना, दुनिया कितनी बड़ी है और भी तो देखना चाहिए। तो फिर जो बिहार में है उसको क्या अधिकार नहीं है दुनिया देखने का? बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन आप कन्वर्ट कैसे हुए? जो आईपीएस देती रही, जिसका गर्व है कि भाई बिहार से ही सबसे ज्यादा शिक्षित निकलते रहे, वो अचानक 20 साल में लेबर स्टेट कैसे बन गया? मैं फिर कह रहा हूँ कि लेबर स्टेट क्या होता है आपको पता होना। आज गुजरात भी बोलती है, महाराष्ट्र भी बोलते हैं। मैं बता रहा जी। तो ये देखो, कोई स्टेट को डेवलप किया, कोई स्टेट को अविकसित रखा, तो ये केंद्र की पॉलिसी है, ये केंद्र को भी तो देखना होगा। आपने विकास अंतिम आदमी तक क्यों नहीं किया? आप सारा मेट्रो यही चलाओ तो लोग तो यही आएंगे ना। कंस्ट्रक्शन के काम में तो 50 आदमी चाहिए, अगर वो बिहारी ही नहीं आएंगे तो आपका यहाँ मेट्रो बन जाएगा? 5 तरह के मेट्रो बना रहे हो, अंडरग्राउंड का, ऊपर का, एयरपोर्ट का। मेरा ये कहने का मतलब, आप विकास को एक जगह मत रखो ना, उसको डिसेंट्रलाइज करो। मैं मानता हूँ कि वहां पे है, लेकिन आपको वहां के सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा जी। आज जाति जनगणना जी, तो जाति जनगणना बहुत बड़ा फैक्टर है। 10% लोगों के पास 65% संसाधन है, तो आप बताइए जो लोग जो 90% है, उसमें तो 30% लोग के पास तो कुछ काम धंधा है, तो बाकी के लोग बचे वो क्या करेंगे? वो कहीं जाके काम करेंगे। तो बिहार का माइग्रेशन आज से नहीं है सर। अच्छा, जब पूरी दुनिया में दास प्रथा खत्म हुई 1833 में, और 34 में उसका बिल आया ब्रिटेन के संसद में, और 34 में 1834 में एबोलिश हो गया दास प्रथा, जैसे दूसरे देशों से दास लेके जाते हैं, तो एक नई प्रथा आई, लेबर ऑन एग्रीमेंट। समझिए जी, बिल्कुल। जब लेबर ऑन एग्रीमेंट आया तो 1834 में भारत से सबसे ज्यादा मद्रास से, पहले पंजाब से भी लोग गए थे जी, हाँ, मॉरिशस काम करने। फिर
मद्रास से भी लोग गए, कई ऐसे फिर कलकत्ता से भी गए, फिर बिहार से भी गए। बिहार से भी बहुत लोग गिरमिटिया मजदूर बन के गए। गिरमिटिया मतलब एग्रीमेंट को गिरमिट कहते थे। तो वो पलायन जो है ये सदियों से चलने वाली एक प्रक्रिया है। आप बताइए, पंजाब के लोग जाते हैं, एक डंकी मार के, डंकी फिल्म देखा होगा आपने, देखा होगा 10 आदमी जाते हैं, बचते एक आदमी, बसते एक आदमी। बिहारी तो नहीं जाते। सर एक बार फिर घूम फिर के जो आती है ना बिहार के चुनाव पे, वो बार बार इसी पे आता है कि बिहार में जो यातनाएं हैं, यातनाएं को रोकने पर बड़ी उद्घोषणा या पलायन को रोकने करके कोई बड़ी घोषणा प्रशांत किशोर ने क्या ये की है? तो क्या चुनावी मंत्र होगा या फिर ग्राउंड में कोई काम होगा? ग्राउंड में तो कुछ काम नहीं होगा। पहले तो वो आने नहीं जा रहे हैं, अगर वो आते तो हम सोचते नहीं, वो आने नहीं जा रहे। मैं एक्सेप्ट नहीं करता, जब तक एक्सेप्ट तो वो खुद ही बोले हैं कि मेरे 2-4-5 वोट आएंगे, अगर आ गए तो हम उनको बोल देंगे जहाँ जाना है चले जाओ। तो खुद ही उनको पता है, और वो रणनीतिकार है, हमसे आपसे बेहतर जानते हैं। केवल अभी चुनाव को रोक रहे हैं। तो हो सकता है काशी रानी की तरह वो भी कर रहे हो, वो पहले हारने आए हैं, फिर हराने आएंगे, फिर जीतने आएंगे। काशी राम जी कहते थे कि पहले हम हारने आए, फिर हराने आए, फिर जीतते आए। तो कहीं का भी लॉन्ग टर्म हो। सर बिहार में जो है ना, ऐसा लग रहा है कि हमें ऐसा फील हो रहा है 25 साल बाद भी लोग डरते हैं। आज 25 साल का जो दरमियान है, कुछ नीतीश का, कुछ लालू जी के दरमियान में, आज भी लोग वहां पे, जैसे आपने स्टील की बात करी या कोई छोटा छोटा कपड़े का उद्योग हो या कोई और भी उद्योग हो, वहां क्या जाने के लिए आज भी लोग डरते हैं, या फिर कुछ और ही है? खबरों में बड़ा अच्छा बना रहता है सर। ये कहना कि मुझे लगता है ये डर जैसा कुछ नहीं है। कोई हम भी तो इंसान, हम तो राक्षस थोड़े नहीं, यारी कोई दैत्य तो नहीं होता। ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए कि हम किसी को खा तो नहीं जाते, मान लो ऑर्डर है, भी सरकार है, सरकार आपको व्यवस्था देगी, अगर व्यवस्था मिलती है तो आप इतना 22 से आप वहाँ पे लगाए और भी सारी चीजें लग रही है। साथ में वहाँ यहाँ से अभी गई वहाँ पे तो खुला है, IIM को मिला है, यूनिवर्सिटी अलग अलग यूनिवर्सिटी जो हो गई है। तो देखिए एक परसेप्शन तो बदलने, ये जो परसेप्शन खराब किया गया बिहार के बारे में, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है। बड़े लिखे लोगों ने, एक हमारे बाबा साहब क्या करते थे एक बात कि मुझे अनपढ़ लोग नहीं आ रहा, पढ़े लिखे लोगों ने कहीं वहां तक पहुंचाया जी। उनको दर्द रहा, क्योंकि जिन पढ़े लिखे लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, वो लोग जाके जो है पद के गुस्सा में बाबा साहब को। वैसे ही हमारे बिहार से लोग, जैसे आपने अभी कहा एक साथी है, तो उनका एक बाबा साहब फिर टर्मिनोलॉजी याद आता है, ये बैटरी सोसाइटी, क्या उन्होंने कभी किसी स्कूल में पढ़ाई की है, वह एक किताब खरीद के दिया। तो ये जो मानसिकता ये बदलने पड़े, हम सब बिहार है, तो सबको मिल के बिहार बनाना। बिहार बनाने में केवल राजनीतिक लोगों का नहीं भागीदारी होता है, बिहार बनाने में सामाजिक, शैक्षणिक, तमाम तरह के लोग का होता है। अगर आप पत्रकारिता से हैं तो उसी से करिए, लेकिन यहाँ पत्रकारिता में आप आइएगा तो खाली एक अपने जात के लोगों को, तो ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा सर, एक बात बड़ा चलते चलते एक सवाल लूंगा, क्योंकि आपसे बहुत टाइम हो गया है मुखा भी धोते हुए। चलते चलते एक सवाल लूंगा कि बिहार में शराबबंदी में कितना नुकसान हुआ है, और अगर फायदा हुआ है तो किसको हुआ है? बहुत नुकसान हुआ है। मैं सरकार की इस नीति की आलोचना करता हूँ, और इसमें सरकार को एक समय के बाद रिव्यू करके, देखिए बात ऐसी है कि स्त्रियों के पक्ष में नीतीश कुमार का एक सामाजिक आंदोलन है कि बिहार को, और स्त्रियों को इस माध्यम से उन्होंने बहुत राहत दी जी, क्योंकि महिलाओं का मांग था कि शराब बंद किया जाए। अब रही बात शराब मिलने की, इसको जो चोरी से जाए, हेरा फेरी से जाए, अब जो पियकड़ा आदमी है, पियक्कड़, अब बिहार जो है ना बहुत ओपन स्टेट है, इधर से नेपाल है, इधर से यूपी है, इधर से आप जाइए तो थोड़ा पश्चिम बंगाल भी है, इस साइड से थोड़ा आपको झारखंड है, तो वहाँ पे शराबबंदी नहीं है, यूपी में नहीं, एक जगह है आपको बताऊं, देवरिया, एक रोड बाइफरकेट करता है, ये है सिवान।
आमने सामने दारू का दुकान खुला है। जिसको पीना जाता उधर, और जिसको नहीं पीना वो क्या नहीं, जिसको बिहारी को पीना वो पहुंच गया उधर, पी के यूपी में रोड पार कर, मतलब यहाँ से एक रोड बीच में है, वहाँ पार कर, चलो यूपी है, ठीक है, वहाँ दारू फ्री है जी, मतलब दारू खुला हुआ है, बिक रहा है। वहाँ ले लेते हैं। अब वो आएगा नहीं, वो पीपा के वहीं सो जाएगा और शाम को आ जाएगा, आप क्या करोगे? हेरा फेरी से नहीं गया। अब ये एक इंडस्ट्री का जो है, व्हाट्सएप से बनाने से भेजने से अब बिक रही है धड़ल्ले से, ये सब रूप है जी। मैंने कभी देखा नहीं, ना मैं उसमें हूँ, जी लेकिन लोग कहते हैं, मैं ट्रेन में जाता हूँ, मजलिसों में जाता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, लोग कहते हैं पढ़े लिखे की अगर ऐसे ही बात तो सरकार को देना चाहिए था, तो बहुत बड़ा यानी आप मानते हैं कि सरकार को नुकसान हुआ है और फायदा इसमें मेरे को माफिया, शराब माफिया, इसमें सरकार को चेक एंड बैलेंस करना चाहिए था जी। वहाँ शराब बेचा जाए जी। लेकिन इसमें कंट्रोल कर चीजों को देख के रोडमैप करके रिस्ट्रिक्ट कर। अब वहाँ बहुत सारी चीजें हैं, मैं क्या आपको ऑनलाइन बोलूं, ये बहुत सारी चीजें हैं जी है, कि मैंने आपको पहले बोला जी। ये लोग केवल कॉस्मेटिक चेंज है जी, लेकिन होलिस्टिक चेंज है, होलिस्टिक चेंज होना बाकी है जो ग्राउंड में होता है। जी, योजना को कानून में इम्प्लीमेंट कराने, जी, they are value to do it at the same time also will say that जिनको करना था इस नियम को बढ़िया से याद समझ गया ना। तो सरकार की मंशा अच्छी थी लेकिन सरकार के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनको कमाने का रास्ता है। जी जी, हम लोग पत्रकारिता करते हैं सर, छोटे छोटे गलियों में पत्रकारिता, वहां मैंने ये एक मतलब एक एक चीज ऐसे निकल के आया है, जो लोगों के पास कुछ नहीं था वो शराब माफिया बन के आज नोटों की गद्दियों पे खेल रहे हैं, नोट की बारिश हो रही है और सरकार, अब मैं दूसरे पोजीशन पे आ रहा हूँ, बड़ा अहम सवाल है सर, सरकार गरीब होती जा रही है, जैसा कि नेपाल का हालत, नेपाल में सरकार गरीब है, लोग अमीर है। नेपाल की जो स्थिति थी अभी आज से 10 साल पहले की बात भी करते हैं तो वहां का जो ग्राउंड रिपोर्टिंग या हम पत्रकारों को जो जानकारी मिली थी कि सरकार वहां की गरीब रहती है और जो लोग अमीर हो जाते हैं, वही स्थिति बिहार को भी देखने को मिला। तो वो नहीं थी नेपाल में वहाँ चाइना बहुत बड़ा घोटाला हुआ जी, वहाँ पे चीन और बड़े जी, और वहाँ जो बने लोग उनके बच्चे देश में कैसे मजे ले और वो संघों में खेल रहा है जी, देखिए देश जी, एक आदमी की तो पुलिस नहीं जी, एक आदमी एजेंसियां नहीं होती जी, लेकिन मैं मानता हूँ आपके जैसा पत्रकार जिनको सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए, आप सरकार की आप जो है सरकार की एक तीसरी आप फेयर है, आप पहुंच जाते हैं जी, जहाँ पे बड़ी मीडिया मेन स्ट्रीम नहीं पहुंचती, और आपके जैसे पत्रकार जी, लॉ एंड ऑर्डर के मददगार है, जी, सरकारी तंत्र के लिए मददगार है। क्यों? क्योंकि आप ग्राउंड में काम करते हैं। जी, जी, लेकिन इस देश में कि जो काम जो मजबूती से कर रहा है उसको कहीं कोई प्रोटेक्शन नहीं। अब आप बेटा फोन कर दीजिएगा तो आपकी जान की आफत है। जी, बिल्कुल है, बिल्कुल। ये परिवार किससे भरोसा रहेगा, आपकी सिक्योरिटी क्या है? लेकिन जब पत्रकारिता का कार्य आपने लिया जैसा जिसको उन्होंने बदनाम कर दिया, इसको ऐसा धंधा बना दिया कि एक पॉलिटिकल पार्टी का फोटो बन जाते हैं कोई भी। तो आप कम से कम ये जो पॉडकास्ट है ये आपने टीवी चैनल माध्यम जो बनाए हैं इससे आप दलित लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए, गरीबों के लिए, आप जो भी लोग जी 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 हम खड़े हैं जिनको जो व्यवस्था मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा है उसकी आप आवाज बन रहे हैं और बनिए। मैं इसी आपसे उम्मीद करूंगा कि आप उन लोगों के लिए जिनके पास आवाज जो वॉइसलेस है, जिनकी वॉइस खत्म करनी उसकी आवाज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, आपका सम्मान बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब जो आपने इस तरह से बात किया। अब मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपसे लूंगा, बिहार में
पॉलिटिक्स बिहार को चेंज नहीं कर सकते थे या फिर समृद्ध नहीं थे, एक वहां पे बड़ा अच्छा नाम आया है जो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छा चल रहा है, खान साहब। अब खान साहब वो खान साहब है जो एजुकेशन लेने के बाद आज बिहार को एक नया रूप देना चाहते हैं और नई अभी उन्होंने कुछ हॉस्पिटल का भी वो किया है, कुछ एम्बुलेंस भी दिया है। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं बहुत पॉजिटिव हूं। खान साहब एक प्रेरणा है। खान साहब एक प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है जी। ये उनके मुद्दे छूटे हैं जो लोग बिहार से नीचे हैं, बिहार को कुछ नहीं किया जी, लेकिन खास कहीं और से आके बिहार में रह गए और बिहार के बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। अब लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा, स्वास्थ्य को और शिक्षा को दोनों को उन्होंने पकड़ा। देखिए, मैंने आपको बुलाया कि हम उन्हीं से हारे हैं जी। हम किसी और से नहीं हारे, हम अपने से हारे हैं। तो खान साहब लोगों को जी आईना दिखा रहे हैं जी जो बिहार से निकल के आए जी और कहीं आके सेट कर गए जी और बिहार के लिए कभी सोचा है जी जी जी, तो उन बिहारियों के लिए हाँ वो आईना लेकर चल रहे हैं। जी जी ठीक है, बिल्कुल। तो खान साहब का जो रोल है जो लोग और वो एक रोल मॉडल बिहारी खुद बिहारी को कोसते हुए नजर आए और उन्होंने बहुत अच्छा एक काम कर दिया। सर बड़ा सोशल मीडिया पे हमें भी बड़ा अच्छा लगता है, हम भी देखते हैं कि क्योंकि वो पत्रकारों का भी बड़ा अच्छा सम्मान करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग का भी करते हैं मानवीय स्तर पर। आज सरकार को सबक सिखा कुछ भी हुआ जी, तो ये डिलीवर को मिला के उतना ही भोजन कर रहा है जी। जितना किया है वो बोले ना 107 को नौकरी छोड़ के 150 आपके बच्चों को पढ़ा बिल्कुल बिल्कुल जो कि वो आदमी वो अडानी और अंबानी की तरह नहीं करते, बोझ नहीं करा, वो भोज कराना सबके लिए 50,000 बच्चों के लिए एक समान उनकी वो होता है। ईश्वर ने उनको दिया है, अल्लाह ताला ने दिया है, खेती होती है तो वो सबके बीच बांट जी। यही टाइप के सोसाइटी ने दिया जी आज एक मोबाइल के लिए भेज तो वो भी स्पीकर बना के दे डायलिसिस सेंटर बना रहे जी, आपके बच्चों को 200 रुपया में पढ़ा रहे। हाँ जी, अब और क्या चाहिए जी, जान लीजिएगा। लेकिन वहीं पे कुछ मेडिकल तबके के माफियाओं को बड़ा दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत क्राइम। इस पे और भी बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं सर। उन्हीं का देखिए ये हमेशा जी जी अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों रहे तो जब अच्छा काम होता है तो जीत उसी की होती है। देखिए जब हवन होता था जी एक बाधा होता था तो लोग आते थे दिन में बाधा करते थे हाँ। तो वही है वो बेचारे अच्छा कर रहे हैं जी जी तो उनको दिन में बाधा जो है का सामना करना पड़ेगा। जान लीजिए जी सिकंदर वही होता है जो बाधाओं को पार बाधाओं को पार। और विधानसभा के अंदर में बड़ी जिज्ञासा उसके ऊपर मुसलमान का आशीर्वाद आपका आशीर्वाद दुनिया के सबसे बड़े ईश्वर का आशीर्वाद। जी 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 भोजपुरी भाषा के लिए जो आपने किया सर इसके लिए तो सराहनीय है, बहुत अच्छा लगता है। और अब चलते चलते हम विदा लेंगे सर, आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग वो पत्रकार हैं जो बड़े मतलब हम खुद को भूखे रख के ग्राउंड की आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। तो हम चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी जनता को एक बार हमारी तरफ से आप रिक्वेस्ट कर दें कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और देखें ताकि हम उसकी आवाज को लगातार उठाते रहें। हमें जब जब मौका मिलेगा हम जरूर उठाएंगे। चौहान पॉडकास्ट में आप तमाम दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि एक ऐसे पत्रकार जो कि वाकई में सच्ची पत्रकारिता करते हैं, अच्छी पत्रकारिता करते हैं और वो पत्रकारिता करते हैं जो हमारे जरूरतों से जुड़े उन लोगों की आवाज है जो वॉइसलेस जो जी आवाज विहीन करते ऐसे लोगों की ये आवाज है उन लोगों की जो लोग के पास तो मुंह में जबान है लेकिन बोल नहीं सकते, उनकी ये आवाज बनते हैं। ये सत्ता के पास सत्ता के दरिया में पुलिस तंत्र के पास ऑफिस में हर जगह जाके आपके लिए लड़ते हैं, बोलते हैं आपकी सुविधाओं के लिए, आपकी योजनाओं के लिए, आपकी समस्याओं के लिए। तो ऐसे पॉडकास्ट जिसका नाम चौहान पॉडकास्ट है उसको आपको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों के बीच में इस पे चर्चा कीजिए और साथ ही साथ हमें इसमें कुछ आगा जो है सहयोग भी कीजिए और अंतिम बात कि अपना मार्गदर्शन भी कीजिए। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब आप दिल छू लिया, बहुत अच्छा लगा आपका इस
पॉडकास्ट में, और मैं तहे दिल से आपको फिर एक बार धन्यवाद।